नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। कचहरी में चीन और अमेरिका की मुलाकात को आज मैं 3 की वर्ड्स में आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी। कद, कुर्सी, कूटनीति। तो आज यही डिप्लोमेसी की हाइट है। जब दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष एक कमरे में दाखिल होते हैं तो वहां सिर्फ 2 इंसान नहीं बल्कि 2 महाशक्तियां टकराती हैं। अमूमन हम और आप ताकत को बारूद से, मिसाइल्स की रेंज से या जीडीपी के आंकड़ों से नापते हैं, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के सबसे बड़े मंच पर ताकत कभी-कभी इंच और सेंटीमीटर्स में भी नापी जा सकती है। डिप्लोमेसी की गहराई नेता की हाइट से भी प्रभावित की जा सकती है। किस्सा बड़ा दिलचस्प है। शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, यूएसए टुडे के मुताबिक उनकी वास्तविक हाइट है करीब 5 फीट 11 इंच। अब जरा फ्लैशबैक में चलिए और याद करिए उस शख्स को जिसे दुनिया बॉस या दुनिया का दादा कहती है, डोनाल्ड ट्रंप। 2025 में हुए उनके एनुअल मेडिकल एग्जाम के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति की लंबाई 6 फीट 3 इंच। गणित सीधा है, ट्रंप जिनपिंग से करीब 4 इंच ज्यादा है हाइट में। लेकिन जब जब बीजिंग के आलीशान हॉल्स में ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई, जब जब कैमरे के फ्लैश चमके, तो दुनिया ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबको हैरान कर दिया। 5 फीट 11 इंच के जिनपिंग 6 फीट 3 इंच के ट्रंप के सामने न सिर्फ बराबर बल्कि कई फ्रेम में उनसे ऊंचे नजर आए। ये कोई कैमरे का धोखा नहीं और ना ही ये महज एक इत्तेफाक था। ये एक सुपर पावर का दूसरे सुपर पावर को सीधा, मौन और अचूक मैसेज था। संदेश ये कि दुनिया के मंच पर हमारा कद हमेशा बड़ा रहेगा। हालांकि ट्रंप खुद जिनपिंग का कद देखकर चौंक गए और ये कह गए कि जिनपिंग हॉलीवुड में चीनी नेता का शानदार किरदार निभा सकते हैं। But I say about him that if you went to Hollywood and you looked for a leader of China to play a role in a movie, central casting. He's central casting. You couldn't find a guy like him. Even his physical features, he's tall, very tall, and especially for this country because they tend to be a little bit shorter. किस्सा सिर्फ खड़े होने तक सीमित नहीं है। बीजिंग के बंद कमरों की तस्वीरों पर भी गौर करिए। जहां ट्रंप और जिनपिंग द्विपक्षीय बातचीत के लिए बैठे थे, वहां सोफे और कुर्सियों की बनावट में एक बारीक लेकिन बेहद सोची समझी परिस्थिति दिखाई दी या कूटनीतिक चालाकी छिपी थी। जिनपिंग जिस कुर्सी पर बैठे थे उसका बेस और उसकी कुशनिंग ट्रंप की कुर्सी से कुछ इंचेस ऊंची थी। नतीजा, बैठते ही जिनपिंग का धड़ ट्रंप से ऊपर दिखने लगा और ट्रंप का सोफा धंस गया। वैसे सियासत की कहानियां जितनी आलीशान कमरों में गढ़ी जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर परवान चढ़ती हैं। बीजिंग के उस आलीशान हॉल से जो तस्वीरें और वीडियोस बाहर आए, उसने दुनिया भर के इंटरनेट यूजर्स को एक ऐसी जासूसी कहानी दे दी जिसकी परतें अब एक एक करके खुल रही हैं। वैसे कद और कुर्सी के इस मनोवैज्ञानिक खेल में चीन अकेला नहीं है। क्रेमलिन के मास्टरमाइंड व्लादिमीर पुतिन को ही देख लीजिए। 5 फीट 7 इंच के पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो विदेशी नेताओं से मिलने के दौरान जानबूझकर ऐसे जूतों का इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंटरनल हील्स होती हैं ताकि वो कैमरों के सामने छोटे ना दिखें। कूटनीति में कद का छोटा दिखना कई बार देश की कमजोरी मान लिया जाता है। खैर, बीजिंग की मीटिंग में सवाल बड़ा था, क्या 5 फीट 11 इंच के शी जिनपिंग ने 6 फीट 3 इंच के डोनाल्ड ट्रंप को जानबूझकर एक छोटे और पिचकने वाले सोफे पर बिठाया, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ था जिसे कैमरे की आंख ने तो पकड़ा लेकिन सोशल मीडिया के चश्मे ने उसे थोड़ा घुमा दिया। कूटनीति के इस खेल में एक और तस्वीर सामने आई। जब ट्रंप स्टेट डिनर की कुर्सी पर बैठने वाले थे तो प्रोटोकॉल अधिकारियों ने दोनों नेताओं का कद बराबर दिखाने के लिए ट्रंप की कुर्सी पर एक्स्ट्रा कुशन यानी एक तकिया रखवाया था ताकि ट्रंप जब बैठे तो शायद कमर सीधी रहे, जिनपिंग से बहुत ज्यादा ऊंचे ना दिखें और फ्रेम परफेक्ट लगे। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, दुनिया के सबसे अनप्रेडिक्टेबल नेता हैं। ट्रंप ने उस कूटनीतिक चाल को भांप लिया और उन्होंने बैठने से ठीक पहले उस कुशन को हटाने का आदेश दिया। वैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सिंडिकेट में एक एक इंच का हिसाब रखा जाता है और वहां पर कुछ भी बाय चांस नहीं होता। कैमरे का एंगल, कालीन की मोटाई, जूतों के हील्स और कुर्सियों का डिजाइन, सब कुछ एक स्क्रिप्ट के तहत तय होता है। चीन का ये प्रोटोकॉल वॉर नया नहीं है। इतिहास गवाह है 1958 में जब सोवियत संघ के ताकतवर नेता निकिता ख्रुश्चेव बीजिंग आए तो चीन के कम्युनिस्ट मसीहा माओ से तुंग ने उनसे स्विमिंग पूल में मुलाकात की थी। माओ बेहतरीन तैराक थे,
जबकि ख्रुश्चेव को तैरना नहीं आता था। नतीजा, ख्रुश्चेव को पानी में तैरते रहने के लिए लाइफ जैकेट पहननी पड़ी, जबकि माओ पानी में खड़े होकर शान से बात कर रहे थे। वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सोवियत नेता उनके सामने पानी भरते हैं। सवाल उठना लाजमी है, आखिर इस बढ़े हुए कद के पीछे फिर मैसेज क्या है? चीन सदियों से मिडिल किंगडम की मानसिकता से जीता आया है। उसका मानना है कि वो दुनिया के केंद्र में है। जब जिनपिंग किसी दूसरे देश के ताकतवर नेता से मिलते हैं तो वो सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं मिलते, बल्कि वो चीन की बड़ी आबादी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के गर्व के साथ मिलते हैं। वो दुनिया को और खासकर अपने घरेलू दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका भले ही खुद को दुनिया का चौधरी समझता हो, लेकिन जब वो बीजिंग आता है तो उसे चीन के सामने या तो बराबरी पर दिखना होगा या फिर चीन का अपर हैंड रहेगा। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का वो हिस्सा है जिसे पिक्चर परफेक्ट डिप्लोमेसी कहा जाता है। एक तस्वीर जो बिना एक शब्द बोले वॉशिंगटन को उसकी हैसियत और बीजिंग की ताकत का एहसास करा देती है। वैसे दुनिया की महाशक्तियां जब भी मिलती हैं तो तराजू लेकर बैठ जाती हैं। इंच, सेंटीमीटर, सोफे की ऊंचाई, कुशन की मोटाई, मानो पूरी सियासत सिर्फ एक दूसरे से बड़ा दिखने के कंपटीशन में सिमट कर रह गई हो। और इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा पूरा हुआ। जैसे आने पर स्वागत हुआ, वैसे ही विदाई के दौरान भी ग्रैंड सेरेमनी हुई। संगीत था, लाल कालीन था, गर्मजोशी भी थी, सब कुछ तो था, लेकिन एक टीज बाकी रह गई। शायद ईरान युद्ध पर चीन को कन्विंस न कर पाने की टीज। उनका संवर्धित यूरेनियम हासिल नहीं कर पाने पर चाइनीज श्योरिटी। हालांकि ट्रंप ने यह जरूर कहा कि ईरान के मुद्दे पर चीन से बात हुई, वो मदद करने को तैयार है, मगर इसके बाद क्या हुआ ये नहीं बताया। We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. I mean, they closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended because it's a crazy thing. They're a little bit crazy. When it's no good, can't have it. They cannot have a nuclear weapon. ट्रंप वो नेता हैं जो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। मन की बात बिना लाग लपेट बोलने के लिए मशहूर है। लेकिन जितने वक्त चीन में रहे उस दौरान एक दूसरे ट्रंप ही दिखाई दी, जो जिनपिंग की शख्सियत के सामने फीके या फिर यूं कहें संयमित नजर आए। मगर जैसे ही एयरफोर्स वन पर सवार हुए, फिर वही मीडिया फ्रेंडली ट्रंप दिखने लगे। बताया कि उन्हें ईरान की शर्त किसी कीमत मंजूर नहीं थी। ये भी दावा किया कि चीन भी ईरान को एटमी पावर मुल्क के तौर पर नहीं देखना चाहता। फिर बोले, जब तक संवर्धित यूरेनियम नहीं मिलेगा तब तक कोई डील नहीं कर सकते। भाव यही था। I have a lot of respect for him. On Iran, it's very interesting. He feels strongly they can't have a nuclear weapon. He said that very strongly. They cannot have a nuclear weapon, and he wants them to open up the strait. But as he said, they closed it, and then you closed them with a smile. And it's true. We control the strait, and they've done no business. Literally, they've done no business in the last 2.5 weeks, which is approximately $500 million a day. यानी ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान पर उन्हें चीन का साथ मिला, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई ट्रंप के कहने पर चीन ईरान का तेल लेना बंद कर देगा? क्या ईरान की सप्लाई लाइन पूरी तरह बिखर जाएगी? ईरान पर चीन युद्ध खत्म करके एटमी प्रोग्राम सरेंडर करने का प्रेशर डालेगा? क्योंकि ये सारे दावे एक तरफा हैं। चीन की तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। वही बातें रिपीट की गई जो पहले की जाती रही हैं। इस संघर्ष को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि शुरू से ही नहीं होना चाहिए था। स्थिति का शीघ्र समाधान खोजना न केवल अमेरिका और ईरान के हित में है, बल्कि क्षेत्रीय देशों और बाकी विश्व के हित में भी है। चीन का हमेशा से मानना रहा है कि संवाद और बातचीत ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है और बल प्रयोग एक गतिरोध है। अब जब संवाद का रास्ता खुल गया है
तो इसे फिर से बंद नहीं किया जाना चाहिए। वैश्विक आपूर्ति चेन को संयुक्त रूप से स्थिर और निरंतर बनाए रखने के लिए शिपिंग मार्गों को जल्द से जल्द फिर से खोलना महत्वपूर्ण है। अब जब चीन ने दुनिया को अपना पक्ष बताया तो बात घूम फिर कर वहीं आ गई। लेकिन ईरान के अलावा एक और मुद्दा है जो चीन के काफी करीब है, ताइवान का मुद्दा। ट्रंप ने चीन में ताइवान पर एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन चीन से निकलते ही अपनी बात दुनिया को बता दी। ये भी बताया कि जिनपिंग ने ताइवान को लेकर उनसे क्या कुछ कहा था। President Xi and I talked a lot about Taiwan. He thinks they cannot have anything to do with what they're doing. I mean, he's against very much what they're doing. We talked about Taiwan. We talked about Iran a lot, and I think we have a very good understanding with both. On Taiwan, he does not want to see a fight for independence because that would be a very strong confrontation. And I heard him out. Are you going to change your wording? No, I didn't make a comment on it. I heard him out. What about the arms sales to Taiwan? I'll make a determination over the next fairly short period. You're not necessarily going to go ahead. It was your I'll proposal. make a determination. I'm going to see. I have to speak to the person that right now is, you know who he is, that's running Taiwan. हालांकि ट्रंप ताइवान पर गोलमोल बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री ये कह रहे थे कि ताइवान पर अमेरिका की पोजीशन क्लियर है, कोई बदलाव नहीं हुआ। Do you think China wants to invade Taiwan? Well, I think China's preference is probably to have Taiwan willingly, voluntarily join them. In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer. Ultimately, it's featured prominently in President Xi's mandate. In the time he's been in office, he's made clear that what they call reunification, that's what they call it, is something that has to happen at some point. We think it would be a terrible mistake to force that through force or anything of that nature. There would be repercussions for that globally, not just from the United States. अब इन बातों का तो यही मतलब निकलता है कि ट्रंप जिस मकसद से बीजिंग गए थे वो शायद कूटनीतिक संवाद और सैर सपाटे में गुम हो गया। लेकिन ये भी सही है कि ट्रंप अगले पल क्या कर जाएं, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए, जहां पर गर्मजोशी से मिलते हुए आप इन नेताओं को देख रहे थे, 2 दिन से ग्लोबल हेडलाइंस का ये हिस्सा थे, लेकिन अब खबर क्या आ रही है? चौंक जाएंगे आप ये सुनकर कि अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन यात्रा को कवर करके लौट रहे पत्रकारों के साथ एयरफोर्स 1 विमान पर चढ़ने से पहले चौंकाने वाली घटना सामने आई है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा टीम और स्टाफ ने पत्रकारों को चीन से मिले सभी सामान, जिसमें बर्नर फोन्स, क्रेडेंशियल्स जैसे आपके आईडी प्रूफ्स, पहचान पत्र, डेलीगेशन पिन शामिल थे, विमान में ले जाने से रोक दिया और उन्हें सीढ़ियों के नीचे ही कचरे के डिब्बे में फेंकवा दिया। ये घटना हेडलाइन में तब आई जब व्हाइट हाउस कवर करने वाली एक वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार एमिली गुडिन ने सोशल मीडिया पर इसे कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल का आंखों देखा हाल शेयर किया। चीन का कोई भी सामान विमान में ले जाने की अनुमति नहीं है, ये उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी स्टाफ ने चीनी अधिकारियों द्वारा दी गई हर चीज, क्रेडेंशियल, व्हाइट हाउस स्टाफ से मिले बर्नर फोन, डेलीगेशन के लिए जारी किए गए पिन, सब कुछ इकट्ठा किया और हमारे एयरफोर्स 1 पर चढ़ने से पहले ही उन्हें सीढ़ियों के नीचे रखे एक बिन में फेंक दिया गया। चीन की कोई भी चीज विमान में ले जाने की अनुमति नहीं है। हम कुछ ही समय में अमेरिका के लिए उड़ान भर रहे हैं। तो फ्लाई करने से थोड़ी ही देर पहले का उनका ये पोस्ट है। अब देखिए, सुरक्षा एजेंसीज को साइबर जासूसी और बगिंग का डर रहता है और ऐसे में ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल व्हाइट हाउस का हो सकता है जिसमें कहीं कोई चूक नहीं। एक स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ये हिस्सा है। अमेरिका विशेष रूप से चीन और रूस जैसे देशों की यात्राओं के दौरान अपने संचार और सुरक्षा तंत्र को लेकर काफी सतर्क रहता है। लेकिन इन सबके बीच ये घटना ये जरूर बताती है कि तकनीकी और रणनीतिक मोर्चे पर अमेरिका और चीन के बीच ट्रस्ट डेफिसिट, अविश्वास किस हद तक बढ़ चुका है। अमेरिकी प्रशासन अक्सर चीन पर साइबर जासूसी करने के आरोप इससे पहले भी लगाता रहा है। मैंने उनसे बात की और जिनपिंग ने उन साइबर अटैक की बात की जो हमने चीन पर किए थे। वो जो करते हैं हम भी वही करते हैं। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है, यानी जासूसी का नेटवर्क। देखिए, मैं जासूसी की बात कर रहा हूँ। मुझसे ये सवाल पूछा गया था कि चीन के जरिए अमेरिका की जासूसी किए जाने पर आप क्या कहेंगे। देखिए, ये उसी तरह की बात है जैसे हम उनके खिलाफ जासूसी करते हैं। जब दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली नेता शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने बैठे थे, तब बीजिंग की आबोहवा में अचानक एक ऐसा शब्द गूंजा जिसने वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक के थिंक टैंक्स को चौंका दिया।
वो शब्द कोई चीनी मुहावरा नहीं था, वो शब्द था थ्यूसिडाइडस ट्रैप। विश्व एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। क्या चीन और अमेरिका तथाकथित थ्यूसिडाइडस ट्रैप से उबरकर महाशक्तियों के संबंधों का एक नया प्रतिमान स्थापित कर सकते हैं? अब आप सोचेंगे, चीन और अमेरिका की इस मॉडर्न जंग में थ्यूसिडाइडस कहां से आया और जिनपिंग बार बार इस शब्द का इस्तेमाल ट्रंप के सामने क्यों कर रहे थे? कचहरी में अब इस शब्द के पीछे छिपे साक्ष्यों की फाइल पेश करते हैं आपके लिए। इस कहानी को समझने के लिए हमें आज से करीब 2400 साल पहले प्राचीन ग्रीस यानी यूनान में जाना होगा। थ्यूसिडाइडस इतिहास के सबसे पहले और महानतम सैन्य इतिहासकारों में से एक थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, दुनिया को बताया था कि जब भी इतिहास में कोई राइजिंग पावर यानी उभरती हुई महाशक्ति किसी पहले से स्थापित महाशक्ति को रिप्लेस या विस्थापित करने की कोशिश करती है तो दोनों के बीच युद्ध होना लगभग तय हो जाता है। 2400 साल पहले स्थापित शक्ति थी स्पार्टा और उभरती हुई शक्ति थी एथेंस। नतीजा क्या हुआ? दोनों के बीच विनाशकारी पेलोपोनेसियन युद्ध, जिसने ग्रीस को तबाह कर दिया। मौजूदा वक्त में स्थापित शक्ति है अमेरिका और उभरती हुई शक्ति है चीन। जिनपिंग जब ट्रंप के सामने इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो शायद एक बेहद खतरनाक और सीधी चेतावनी दे रहे होते हैं। वो वॉशिंगटन को मैसेज देते हैं कि इतिहास के इस जाल से बचना होगा और चीन के उभार को बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश मत करो, वरना अंजाम वही होगा जो स्पार्टा और एथेंस का हुआ था, यानी एक महाविनाशकारी युद्ध। लेकिन जिनपिंग का ये खेल सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था। कूटनीति की असली बिसात तो तब बिछी जब जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग के दिल लेकर गए। जोंगनान हाई का ये शाही गार्डन देखिए। याद रखिएगा, ये कोई मामूली टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक तरह से चीन का व्हाइट हाउस है या क्रेमलिन समझ लीजिए, यानी चीन के राष्ट्रपति का घर है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वो सबसे गुप्त और सुरक्षित मुख्यालय जहां आम चीनी नागरिक की परछाई तक नहीं पड़ सकती। यहीं बैठकर जिनपिंग और पोलित ब्यूरो के 7 सबसे ताकतवर लोग पूरी दुनिया को हिलाने वाली पॉलिसीज बनाते हैं। बीजिंग दौर पर आए ट्रंप को जिनपिंग अपने पावर सेंटर ले गए। वहां घूमते हुए जिनपिंग ने ट्रंप को एक पेड़ दिखाया। ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ये 1000 साल पुराना है। तो क्या ये सिर्फ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान की क्लास थी? हरगिज नहीं। ये अमेरिकी लोकतंत्र पर चीन के 2500 साल पुराने साम्राज्य का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। क्या मैं राष्ट्रपति शी से ये पूछ सकता हूँ कि इस जगह पर क्या और भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए हैं? शी जिनपिंग। बहुत कम, क्योंकि यहाँ पर कूटनीतिक कार्यक्रम नहीं करते। हालांकि यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं, लेकिन काफी कम, जैसे पुतिन। 1000 साल पुराने पेड़ दिखाकर एक लाइन में जिनपिंग ट्रंप और अमेरिका को यह संदेश दे रहे थे कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका अमेरिका महज 250 साल पुराना देश है, लेकिन जो चीन आपके सामने है वो कहीं पुराना है। जब आपके देश का वजूद भी नहीं था तब से ये साम्राज्य खड़ा है। हमारी सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं। अमेरिका में हर 4 साल में सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं, लेकिन चीन अमर है। चीन का विचार इन पेड़ों की तरह अडिग और इसकी जड़ें गहरी हैं। यह अमेरिका के शॉर्ट टर्म लोकतंत्र पर चीन के लॉन्ग टर्म तानाशाही विजन का सीधा अहंकार था। जिनपिंग ट्रंप को समझा रहे थे कि ट्रंप आए या जाएं, लेकिन चीन यहीं रहेगा, इसी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी सर्वोच्चता छोड़ना नहीं चाहता और दूसरी तरफ चीन है जो जोंगनान हाई के 1000 साल पुराने पेड़ों की छांव में बैठकर थ्यूसिडाइडस ट्रैप का जाल बुन रहा है। सवाल अब वही है कि क्या ये दोनों महाशक्तियां इतिहास की गलतियों से सीखेंगी या फिर दुनिया एक बार फिर उसी प्राचीन विनाश की तरफ बढ़ रही है जो यूनान और स्पार्टा के बीच हुआ। लेकिन लगता है कि ईरान को लेकर जिस तरह का टकराव बना हुआ है, दिल्ली के ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ईरान हॉर्मुज पर अमेरिका की शर्तें मानने को तैयार नहीं। ऐसे में यहां से आगे की परिस्थिति आसान तो नहीं। जिस वक्त बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग के बीच ईरान को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी दौरान ब्रिक्स के ब्लैंकेट के नीचे ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हॉर्मुज पर ताला लगाने की नई सिरे से तैयारी कर रहा था। ईरान ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम लागू किए हैं।
अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की निगरानी और मंजूरी से गुजरना होगा। ईरान कहता है मामला कॉम्प्लिकेटेड है, अमेरिका के बयान कंफ्यूजिंग है। मुश्किल ये है कि अमेरिका की तरफ से लगातार विरोधाभासी संदेश, बयान और तर्कहीन बयानबाजी हो रही है, जो किसी भी वार्ता प्रक्रिया या कूटनीतिक मार्ग के विपरीत है। हमारे परमाणु संयंत्रों पर एक बार हमला हो चुका है और उनका दावा है कि उन्होंने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। फिर भी वो एक बार फिर इन संयंत्रों पर हमला करने की बात कर रहे हैं। ये विरोधाभासी बयान वास्तव में इस युद्ध में अपने मकसदों को लेकर अमेरिका की गहरी उलझन को दर्शाते हैं। बात इतनी ही है कि हॉर्मुज की चाबी कैसे खुलेगी और न्यूक्लियर डस्ट पर कब्जा कौन करेगा। जब तक अमेरिका दोबारा शर्त रखता, तब तक ईरान ने कह दिया कि संवर्धित यूरेनियम की कस्टडी को लेकर रूस के प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं। अराक्ची ने कहा कि फिलहाल ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत पर ध्यान दे रहा है और यूरेनियम का मुद्दा बाद में उठाया जाएगा। वहीं ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम टाल दे तो बेहतर रहेगा। मतलब ट्रंप के भी सुर बदल गए। पहले कहते थे कि ईरान के पास परमाणु प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन अब 20 साल की बात करते हैं। They fully agreed, no nuclear, and if they have any nuclear of any form, I don't read the rest of it. So 20 years is not enough for you. It's got to be a perfect. No, 20 years is enough, but the level of guarantee from them is, in other words, it's got to be a real 20 years, not a big. It means you got to get all the fuel out and no more We production. have to get everything, but we're not even talking about, I call it the nuclear dust. इस बीच नई दिल्ली में हुई ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक बयान जारी हुआ। ब्रिक्स देशों ने ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का विरोध किया जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बगैर लगाए जाते हैं। इससे पहले रूस ने कहा था कि महायुद्ध के खात्मे को लेकर भारत स्थायी समाधान के लिए अहम किरदार निभा सकता है। पाकिस्तान वर्तमान में ईरान और अमेरिका के बीच तात्कालिक संकट से संबंधित वार्ता स्थापित करने में सहायता कर रहा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से भारत अपने व्यापक कूटनीतिक अनुभव और प्रभाव के कारण ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच मध्यस्थ और सुलहकर्ता की भूमिका बखूबी निभा सकता है। वैसे ब्रिक्स के बयान में यह भी कहा गया कि मिडिल ईस्ट की स्थिति को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय है, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान ने ब्रिक्स से अमेरिका इजराइल की निंदा करने को कहा था। हमने ईरान द्वारा विकसित किए गए परमाणु बमों और हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों के तात्कालिक अस्तित्वगत खतरे को अपने से दूर कर दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ये समझना होगा, मेरे साथी ये जानते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज ईरान के पास कम से कम एक परमाणु बम होता और वो शायद इसे बढ़ाने की ओर बढ़ रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप की बातों से लगता है कि अब अमेरिका नहीं चाहता कि युद्ध आगे बढ़े और ना ही ईरान इसे आगे बढ़ाकर सिचुएशन खराब करने के मूड में है। लेकिन इजराइल का विजन क्लियर है, वो ईरान को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, इसीलिए कहता है कि हम फिर से बार पलटवार के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान युद्ध की आग सुदूर पश्चिम में लगी है, लेकिन इसकी तपस आज भारत की आम जनता की जेब तक पहुंच चुकी है। आज सुबह जब आंख खुली तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ी हुई कीमतों ने आपकी जेब ढीली की होगी। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है और इस युद्ध ने कैसे पूरी अर्थव्यवस्था के सामने 3 बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिनमें पेट्रोल डीजल के महंगे होने का सीधा मतलब है माल ढुलाई का बढ़ना, और इसका सीधा असर आपकी थाली पर पड़ेगा। सब्जियां, दूध, दवाई, रोजमर्रा का राशन, सब कुछ महंगा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल जितना महंगा होगा, भारत को डॉलर में उतना ही ज्यादा भुगतान करना होगा और इससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार खाली होगा, उस पर असर पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो समुद्री रास्ता जहां से भारत का अधिकांश तेल आता है, युद्ध के कारण इस रूट पर सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे देश में तेल की किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। बहुत सारे पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। देख रहे हैं जैसा स्थिति, उस हिसाब से तो लग रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास पेट्रोल की मात्रा रखें। शॉर्टेज वाटेज उतनी स्थिति खराब नहीं है, दयनीय स्थिति नहीं है। आज का दिन फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि आज शॉर्टेज चल रहा है। सभी को पर्याप्त रूप से यहाँ पे पेट्रोल मिल रहा है। भीड़ भाड़ तो दिख ही रहा है, पैनिक सिचुएशन भी है। कल रात से देखने को मिल रहा है कि कतारें बढ़ गई है पंप में।
4 साल तक पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहने के बाद आखिरकार महायुद्ध की नजर पेट्रोल डीजल की स्थिर कीमतों को लग ही गई। कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों ने देश में महंगाई बम फोड़ दिया। सुबह सुबह जब हिंदुस्तान उठा तो उसे पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए की महंगाई वाला करंट लगा। दिल्ली से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सब जगह पेट्रोल डीजल में करीब 3 रुपए की बढ़ोतरी के साथ साथ सीएनजी में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी का तगड़ा झटका लगा। दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल अब करीब 98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। सीएनजी की कीमत भी 2 रुपए बढ़कर 79 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। अब बढ़ जाएंगे तो खाना थोड़ा छोड़ देंगे, चलाना थोड़ा भूल जाएंगे। अब जो किस्मत में है वो तो लिखना है। काफ़ी दिक्कत होने वाली है, बहुत प्रभाव पड़ेगा इस पे। हमें आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा जो ड्यूटी कर रहे हैं। अब आपको यूपी ले चलते हैं। यहाँ भी करीब 3 रुपए दाम बढ़ने के बाद अब पेट्रोल की कीमत 97.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल भी करीब 91 रुपए प्रति लीटर हो गया है और सीएनजी यहाँ 95 रुपए 75 पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रही है। हालांकि यूपी में होने के बावजूद दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें अलग हैं। अब नोएडा में पेट्रोल की कीमत 97.78 रुपए प्रति लीटर हो गई है। डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। सीएनजी की कीमत भी 87 रुपए से ज्यादा हो गई है। हमारा बजट बहुत बिगड़ रहा है, महंगाई हो रही है, गैस महंगी, तेल महंगा, अभी आज भी इस पे 3 रुपए बढ़े हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए, मिडिल क्लास ज्यादा परेशान है। हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर इतना जोर न डाला जाए, जितने भी गुंजाइश हो सके पब्लिक की रियायत की जाए। हम तो ये कहना चाहेंगे 3 रुपए बढ़ गए, बहुत बढ़ गए पैसे। हम तो रोज पढ़वाते हैं, दिन में 3 बार पढ़वा ले, 4 बार पढ़वा ले, मगर पढ़वाते रहते हैं हम तो। हमें तो बहुत नुकसान है इस चीज से। अब मोदी साहब के तो कोई घर में पेट्रोल डीजल है ना, जो वो निकाल के दे देंगे। भैया जैसा वहाँ से आएगा वैसे ही बेचेंगे। अब बात महाराष्ट्र की, जिसके लिए हम आर्थिक राजधानी मुंबई के दामों की बात करेंगे। मुंबई में भी पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर बढ़कर अब 106 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो गया है। डीजल की कीमत 93.14 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। सीएनजी की कीमत अब 84 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है मुंबई में। साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा। क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। पेट्रोल के दाम में ये जिस तरीके से गैस उसके भी दाम बढ़े, तो स्टेट ऑफ हार्मोज में जो लड़ाई वगैरह हो रही है उसकी वजह से बढ़ा है, पर 106 हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो। इतना पब्लिक के लिए सही है, इतना सह सकती है। अब आपको पूरब ले चलते हैं, यानी बंगाल की राजधानी कोलकाता में। कोलकाता में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत अब 108 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर को पार कर गई है। वहीं सीएनजी यहाँ पर 93 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा में मिल रही है। यानी अब तक दिखाए गए राज्यों और शहरों में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल और डीजल बंगाल में है। पहले से ये इसके लिए इंतजाम होना चाहिए था। हाँ, पहले से नहीं किया गया। हाँ, वोट तो ले लिया, वोट लेने के बाद अभी याद आया कि ये बढ़ाना पड़ेगा। सरकार कोई बनाता नहीं है तेल, ना हमारा इंडिया में बनता है। विश्व स्तर पर हाई है, तो हम लोग को थोड़ा बहुत तो सहन करना ही पड़ेगा। अब बात करें अगर दक्षिण के राज्यों की, तो चेन्नई में पेट्रोल अब 103 रुपए से ज्यादा में मिल रहा है। डीजल की कीमत 95 रुपए पार हो गई है और सीएनजी 91 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम में मिल रही है। लेकिन आग सिर्फ पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में नहीं लगी। इससे पहले ही दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। कमर्शियल सिलेंडर पहले ही 993 रुपए महंगा हो चुका है। सोना चांदी भी महंगा हो गया। इस महंगाई बम पर जनता यानी आप लोगों में से कुछ से हमने बात की, उनका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि जो 3 रुपए और 2 रुपए ईंधन पर बढ़े हैं, उनकी बढ़ी हुई कीमतों के साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो भी समझ लीजिए। सामान की ढुलाई महंगी होगी तो सामान भी महंगा होगा। कार बाइक से आने जाने का खर्च महंगा हो गया है। ऑटो, टैक्सी, कैब सब महंगे हो सकते हैं। बस वाले किराया बढ़ा सकते हैं। खाने पीने का सामान और महंगा हो सकता है। रसोई घर का खर्च और बढ़ सकता है। ऑनलाइन डिलीवरी का भी खर्च बढ़ सकता है। सीमेंट, सरिया, भारी सामान महंगे हो सकते हैं। ऊपर से इतनी महंगाई रखी है, पेट्रोल भी ऊपर से सिलेंडर नहीं मिल रहा,
बहुत महंगाई रखी है अब से, ये सरकार को सोचना वॉर चाहिए। चल रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि वॉर का इफेक्ट हो रहा है। वार का प्रधानमंत्री ने इफेक्ट हो रहा है, बाकी सर जो वार के पहले भी सारा यही हाल था। आज़ादी से यदि हम आज तक भी देखें तो हर चीज़ की कीमत बढ़ी है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसकी कीमत आज तक घटी हो। अगर पेट्रोल बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, फ्रेट बढ़ेगा, लोगों का चार्जेस बढ़ेगा, तो उस पर इम्पैक्ट तो आएगा ही। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे रैपिड इन्फ्लेशन या डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। ईंधन में लगी आग एक चिंगारी है जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को पकड़ती है और फिर वहां से होते होते देश के हर नागरिक की थाली और उसकी जेब को अपनी चपेट में ले लेती है। यानी तेल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता बल्कि पूरे देश की महंगाई की रफ्तार भी तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और कचहरी में अब खबर जो उम्मीद देती है। एक वो दौर था जब टैलेंट यानी किसी इंसान में छिपी प्रतिभा संघर्ष करती थी। टैलेंट होने पर भी इंसान पहचान की तलाश में दर बदर भटकता था। कई बार मौके भी नहीं मिल पाते थे। किस्मत आजमाने के लिए मुंबई स्टूडियोज के चक्कर लगाता था, बरसों तक कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन आज का भारत बदल चुका है मौकों के लिहाज से, क्योंकि अब स्टार बनने के लिए मायानगरी मुंबई के बड़े बैनर नहीं, जेब में एक स्मार्टफोन और हाथ में इंटरनेट का डेटा चाहिए। तो कचहरी में कहानी किसी बड़े फिल्मी घराने के लड़के की नहीं, ये कहानी है मध्य प्रदेश के मुरैना के एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसने खेत, खाट और अपनी देसी फिटनेस से पूरी दुनिया के सोशल मीडिया का एल्गोरिदम बदल दिया है। नाम है योगेंद्र। मुरैना का ये लड़का पिछले 2 साल से अपने गांव की गलियों में, खेतों की पगडंडियों पर और घर के आंगन में रखी खाट के साथ फिटनेस स्टंट कर रहा था। ना कोई आलीशान एसी जिम, ना महंगे सप्लीमेंट्स और ना ही कोई हाई-फाई ट्रेनर। योगेंद्र ने अपने ग्रामीण परिवेश को ही अपना कैनवास बना लिया। ट्रैक्टर के टायर, पेड़ों की डालियां और देसी जुगाड़ से बने कंक्रीट के डंबल्स के साथ रील्स बनाना शुरू किया। योगेंद्र के रोल मॉडल हैं अमेरिका के मशहूर फिटनेस स्टार एश्टन हॉल। वही एश्टन हॉल जिनके सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। योगेंद्र 7 समंदर पार बैठे अपने इसी आइडल से प्रेरित होकर वीडियोस बनाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपके हुनर में दम हो तो 7 समंदर का फासला भी सिर्फ एक क्लिक में सिमट जाता है। तो एश्टन हॉल ने जब इंस्टाग्राम पर मुरैना के इस देसी लड़के के हैरत अंगेज स्टंट्स और उसका बेजोड़ फिटनेस देखा तो वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिना किसी आधुनिक सुविधाओं के कोई लड़का इतनी बेहतरीन फिजिक और स्टंट्स कैसे कर सकता है। एश्टन हॉल योगेंद्र से इतने इंप्रेस हुए कि इस फिटनेस स्टार ने मुरैना के आम लड़के को चैलेंज दिया, जिसका नाम था 1 आर्म पुशअप्स विद देसी वेट्स। इस चैलेंज में योगेंद्र को अपने गांव के देसी माहौल में बिना किसी जिम इक्विपमेंट के सिर्फ एक लकड़ी की खाट को अपने पैरों और शरीर के संतुलन से हवा में उठाकर बेहद कठिन स्टंट्स और वर्कआउट करके दिखाना था। योगेंद्र ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे परफॉर्म भी कर दिखाया। फिर क्या था, अमेरिका का वो इंटरनेशनल स्टार खुद को रोक नहीं पाया। 7 समंदर पार कर सीधा मध्य प्रदेश के मुरैना के इस छोटे से गांव में योगेंद्र से मिलने पहुंच गया। और किस्सा सिर्फ मुलाकात तक खत्म नहीं हुआ। एश्टन ने अपने वादे के मुताबिक योगेंद्र के टैलेंट को सलाम करते हुए उसे एक शानदार कार गिफ्ट की। ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये पूरी दुनिया के सामने भारत के ग्रामीण टैलेंट की जीत उसके अपने बूते थी और इसी का सबसे बड़ा सबूत थी। एश्टन हॉल ने अपने अब योगेंद्र के सामने एक ग्लोबल और कम्युनिटी चैलेंज रखा है, जिसके 2 टारगेट्स हैं। पहला, फिटनेस को गांव के हर बच्चे तक पहुंचाना और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल के स्टंट्स को देसी अंदाज में करके दिखाना। यानी अगर आप में टैलेंट है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, तो उसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। खुद के बूते नाम बनाना, नाम कमाना, पैसा कमाना भी संभव है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी रैलियों में इस बात का जिक्र किया था कि कैसे आज देश का युवा सिर्फ रील बनाकर अपने टैलेंट के दम पर शानदार कमाई कर रहा है और आत्मनिर्भर बन रहा है। इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये कोई हवा हवाई बात नहीं, इसके पीछे ठोस आंकड़े भी हैं। कचहरी में
क्रिएटर्स इकोनॉमी के ये आंकड़े आपके लिए पेश करते हैं। भारत में इस वक्त 8 करोड़ से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं। रही बात भारत के क्रिएटर मार्केट की, तो वो इस वक्त करोड़ों डॉलर का हो चुका है। साल 2024-25 तक की इंडस्ट्री भारत में करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है और इसमें सालाना 25% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। गांव और छोटे शहरों के युवा सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए ही हर महीने अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो मुरैना की योगेंद्र की ये कहानी सिर्फ एक रील की सफलता नहीं, ये इस बात का प्रतीक है कि अब हुनर किसी बड़े शहर या रईसी का मोहताज नहीं रहा। अगर आपके पास जज्बा है तो आपके गांव की मिट्टी भी आपको ग्लोबल फेम दिला सकती है। डिजिटल इंडिया ने देश के आखिरी छोर पर बैठे युवा को भी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कहानी इसी बात की मिसाल है। तो चलिए, इसी के साथ कचहरी में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।